आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज गूंज में जिन बड़े मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं उनसे आपको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। देश में चुनाव प्रचार का शोर अभी से ठीक 1 घंटे 10 मिनट बाद थम जाने वाला है, यानी आखिरी जो 57 सीटें बची हुई है उसके प्रचार के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा हुआ है। आज से 76 दिन पहले जो चुनावी शोर चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ शुरू हुआ था वो 543 सीटों से धीरे धीरे सिमटते हुए आखिरी घंटे तक पहुंच चुका है। और इस दौरान अगर पक्ष और विपक्ष के बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार का आकलन किया जाए तो इसमें सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी ने 158 रैलियां की है। ये देखिए, ये आपको पहले मैं बता देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ, राहुल गांधी दूसरी तरफ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 158 रैलियां की है। राहुल गांधी के खाते में 71 रैलियां आई है। रोड शो के मामले में अगर इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूं तो पीएम मोदी आगे दिखते हैं। पीएम मोदी ने 18 रोड शो किए हैं और वहीं कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी ने 5 रोड शो किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 125 रैलियां की है, 125। उधर प्रियंका ने 28 रैलियां की है। अमित शाह ने 27 रोड शो किए हैं देश भर में, तो प्रियंका गांधी ने रोड शो किए हैं लगभग 10। यूपी के मुख्यमंत्री बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने 189 रैलियां की है देश भर में। उधर समाजवादी पार्टी के, क्योंकि दोनों उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे हैं मत भूलिएगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 54 रैलियां की है। इसमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश में थी, यानी 71 दिनों में पक्ष और विपक्ष ने कुल मिलाकर 1000 से ज्यादा बड़ी रैलियां देश भर में की है। इसीलिए इस चिलचिलाती गर्मी में रैलियों की भाषणबाजी के चुनावी गर्मी को लगातार आपने महसूस किया होगा। और इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि चुनावों में खटाखट, फटाफट से लेकर हिंदू मुस्लिम आरक्षण, संविधान, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पर खुलकर बातें की गई। हमने भी इन सब मुद्दों पर इनफैक्ट डिबेट किया है। पीएम मोदी उनके साथ साथ सत्ता पक्ष ने मुस्लिम आरक्षण पर विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की। ये जो 24 के चुनावी मुद्दे हैं वो आपके सामने रख रही हूं मैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए अब आखिरी प्रचार वाला जो फेज है वो लगभग अब खत्म होने वाला है। और उससे पहले इन तमाम दिनों में आपने क्या कुछ देखा उसका एक रिकैप आपके सामने रख रही हूं मैं। तो एनडीए की तरफ से मुस्लिम आरक्षण को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहने की कोशिश की गई कि संविधान खतरे में है। विपक्ष को घेरा कि देखिए आप लोग संविधान को बार बार बदलते रहे। सरकार से संविधान के खतरे की बात जब इंडिया गठबंधन ने कही तो इंदिरा गांधी की याद दिलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री ने दावे से कहा कि इस बार सरकार यूसीसी लागू करने पर फोकस करने वाली है। ये एनडीए का जो है इस बार मुद्दा रहा है। तो शशि थरूर की तरफ से आया कि उनकी सरकार आते ही मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो यूएपीए कानून बना है ना उसे खत्म कर दिया जाएगा। बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष सत्ता में अगर आता है तो महिलाओं के मंगलसूत्र तक छिन जाएंगे। मंगलसूत्र एक बड़ा मुद्दा बना। विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि संसाधनों का सर्वेक्षण होगा, हम एक बकायदा सर्वे करवाएंगे। और ये बात खुद राहुल गांधी की तरफ से आई थी। बीजेपी ने चुनाव की शुरुआत से ही देश को दुनिया की 40 तक भारत को विकसित देश बनाने का वादा किया। विपक्ष ने कहा कि सरकार बनते ही वो महिलाओं को 8,500 रुपए हर महीने देंगे। ये उन वादों की लिस्ट है जिसका शोर कुछ देर बाद बंद हो जाने वाला है। लेकिन सियासत थमने वाली नहीं है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अभी से कुछ मिनट बाद कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, जहां स्वामी विवेकानंद स्मारक में पीएम आज और कल मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे। लेकिन पीएम के ध्यान पर भी सबसे ज्यादा ध्यान विपक्ष ने लगा रखा है। विपक्ष ने इसे लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है, शिकायत की है। इससे मिलने वाले मीडिया कवरेज से 7वें चरण पर असर पड़ेगा ये कहा है। हालांकि ऐसा पहली मर्तबा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार समाप्ति के बाद ध्यान के लिए गए हों। He has been doing it. 2014 में पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ फोर्ट में ध्यान लगाया था, याद कीजिए।
2019 में आम चुनाव के बाद केदारनाथ धाम में ध्यान के लिए पहुंचे थे, याद कीजिए। और तस्वीरें दिखा रही हूं मैं आपको, 2014 की भी, 2019 की भी, और अब से कुछ ही देर बाद 2024 में कन्याकुमारी में वो मौजूद रहेंगे। और यही वो चट्टान है जहां पर वो मेडिटेट करेंगे। विकसित भारत का सपना इसी चट्टान पर मेडिटेट करते हुए, कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद ने लिया था। ये वही जगह है जहां मां पार्वती ने बरसों तक तपस्या की थी शिव जी को पाने के लिए। तो विपक्ष ने या कवरेज पर इस साल उठाया तो प्रचला है जून, उनके बाद सब साफ हो जाएगा। आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि रैलियों में बीजेपी के नेता आगे रहे, नतीजों में कौन आगे जाएगा? क्या विपक्ष इस चुनाव में अपने मुद्दों पर केंद्रित रह पाया है? और सवाल यह कि चुनावी शोर में इस बार कौन से मुद्दे सबसे प्रभावी रहे? मैं डिबेट की शुरुआत कर रही हूं। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ भारतीय जनता पार्टी की शाजिया इल्मी से करवाना चाहती हूं, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। मुस्कुराते हुए मनोज काका इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको नजर आ रहे हैं। AIMIM के मुस्कुराते दानिश कुरैशी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ उसी मुस्कान को लिए सतीश के सिंह साहब भी आपको नजर आ रहे हैं। और यहाँ स्टूडियो में मैं चाहूंगी इनवाइट करना हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीधा बनारस से आ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, मैं चाहती हूँ कि आप आइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए ताकि मैं डिबेट की शुरुआत कर सकूं। अच्छा, ये बता दूं कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो हैं सीधा बनारस से आ रहे हैं। मातसा, इन्होंने ये त्रिकोण क्या कहते हैं इसे? हाँ, त्रिपुंडी हुआ। हालांकि ये त्रिपुंड का पूरा त्रिशूल के साथ है। त्रिशूल के साथ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रही हूँ मनोज काका, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। सड़क से आप गाड़ी में सवार हो गए, गाड़ी से सत्ता में सवार होंगे, कितने नंबर? देखिए, आपको इस मंगल कामनाओं के लिए हृदय से मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनमानस साधुवाद दे रही होगी, वो मान रही होगी। अब ये सत्ता का जो आपने सवाल किया है, तो अब इस देश की सत्ता में वही लोग शरीक होने जा रहे हैं जो संवैधानिक समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को ही अपना मूल समझते हैं, जो देश के संविधान के प्रस्तावना में जो उल्लिखित है। अरे मनोज अब वही लोग देश की ये तो हमारा टाइम चर्चा है, 4 जून की चर्चा कर रही हूँ। मनोज भाई, अभी जमेश कह रहे थे जैसे ही नतीजे आएंगे 48 घंटे बाद तय हो जाएगा कि PM पद होगा। मैं तो अभी से कह रहा बात दे रही हूँ, घबराहट भी। अब ये बता, घंटे में सबसे आने वाली है इंडिया ज्यादा सीटें, और उत्तर समाजवादी पार्टी की आप इसको अपने स्मृति पटल पर साफ रखिए। हाँ। कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 50+ सीटें आने वाली। ओके। और इंडिया गठबंधन 330 से ज्यादा सीटें लाने जा रही है। हाँ। अब वो जो जेपी ने एक बात कही थी, जेपी के बारे में दिनकर ने, वही बात आज के समय में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं। हाँ। कि सेनानी करो प्रयाण, अब है भावी इतिहास तुम्हारा है। और ये नखर थमा के बुझते हैं सारा आकाश तुम्हारा है। तो अब ऐसी सरकार आएगी जो आप जैसे प्रतिभावान माँ बहन बेटियों को 1 लाख रुपए सालाना देगी, नौजवानों को रोजगार देगी, किसी तरह का नफरत नहीं फैलाएगी, मुझे नहीं देगी। इस देश के अप्रेंटिस किए हुए युवाओं को 1 लाख रुपए देगी, मुझे नहीं देगी, और शाजिया इल्मी को भी नहीं देगी। हाँ, ये आप बिल्कुल ऐसे मत कीजिए। आप जबरदस्ती हम दोनों को बीच में मत घसीटिए। 140 करोड़ आधी आबादी से आप दूर हैं क्या? नहीं, आधी आबादी पर हम सबको दे देंगे। कहाँ से लाएंगे प्रभु इतना रुपया? मत कीजिए ना, गड़बड़ हो जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा। हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हम वॉलंटरीली कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। अभी रखिए, आप रुक जाइए। शाजिया इल्मी, 330 सीटें मनोज काका कह रहे हैं, 330 सीटें। किसके लिए कह रहे हैं? अरे अपने लिए कहेंगे भाई, आपके लिए थोड़ी कहेंगे। अभी भी लाल टोपी पहनी हुई है उन्होंने। नहीं, गजब कर रही है। ऐसा 330 गजब कर रही है। 30 कहते हैं तो 40 कहते हैं तो फिर भी बात समझ में आती है, लेकिन 330 कहते हैं तो वाकई में बहुत ही अच्छी बात है। इतना आत्मविश्वास जरूरी है, और कभी कभी खुशफहमी बहुत जरूरी है। देखिए, पहले से ही सोच के रखना, और अपने को कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन पहले से अपने को प्रिपेयर करने के लिए, नहीं तो इंसान काम ही छोड़ दे, घबरा के भागी जाए मैदान से, तो अच्छा है। अपने को प्रोत्साहित करने के लिए हर तरह के नारे लगाते हैं, हर तरह की सोच होती है, नफ्सियाती तौर से इसका फायदा होता है।
लेकिन मैं जो कह रही हूँ कि कोई भी इतना जहर उगले, उसका कहर, कोई वो कुछ भी जज्बा, और ये चुनाव है और वो मोदी जी के लिए नहीं, लेकिन एक बात देखिए, अब ये तो आपसे कहीं बना रहे थे, भले ही आप ना जाए, ये तो कर जाए आप, फिर भी विपक्ष यही कहेगा कि आप हार गए। नहीं, सुनिए, अगर 390-80 आ गए, बहुत बुरा पार्टी के लिए। आपसे कांग्रेस पार्टी जो 400 लेकर बड़ी चिंतित है, लेकिन खुद 40 से आगे भी आएगी, इसके बारे में कोई कह नहीं रहा है। ठीक है, ना 4 के हैं ना 40 के हैं, अपना नंबर देखिए, आप दोनों ने अपना नंबर बताए। 330 कहाँ है? दानिश भाई इकलौता ऐसा वाहिद शख्स है जो ना आपके करीब है ना इंडिया गठबंधन के करीब है, और कहने को ये आपकी भी पार्टी है और इंडिया गठबंधन का भी साथी है। मतलब ये लोकतंत्र में बहुत कम होता है। तो दानिश भाई, आप ही बता दीजिए कौन कितनी सीटें ला रहा है, और खुदा के वास्ते असद ओवैसी को आप पीएम ना बना दीजिएगा इस चुनाव के बाद। देखिए, मुझे अगर पर्सनली कोई पूछे तो मैं तो यही चाहूंगा, लेकिन वो खुद कहते हैं कि वो नहीं बनना चाहते, वो और बात है। लेकिन हजारों और लाखों लोगों की तमन्ना ऐसी है कि काबिलियत जो है वो असद साहब जैसी और किसी में इस देश में पॉलिटिशियन में किसी में नहीं है। लेकिन अब जो मूल बात आपने पूछी है उसका मैं जवाब दूं रूबिका जी के 4 जून की जो लड़ाई है, दरअसल वो लड़ाई वो तो बाद में शुरू होती है, लेकिन असल जो इस देश में जून की रोटी है में तब्दील इस देश में के मूत्र से लेके मंगल सूत्र तक, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी राजनीति की देश के देखे जो संपदा है वो पर जिस तरह से अपनी की बात मोदी जी के करोड़ लोग अनाज देता हूँ, ये अपने जेब से, ये अवाम के लिए कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आहान को ठेस है, मुझे लगता है कि अगर यही तो 30 भी नहीं बची बीजेपी के, वो तो उनकी नई बात आ जाती है। उनके पास देश में अपने सत्ता में आने के लिए, सत्ता में आने के बाद 2014 की बात की जाए, मैं समझ नहीं पाई। नंबर दीजिए ना, ताजिया इल्मी को किधर, मनोज काका। देखिए, कुछ काका देख रहे हैं, जो देख रहा हूँ मुझ में आ रहा है, इस बार भारतीय सत्ता में नहीं लौट रही है। अन्य करीब भी पार कर ले तो बहुत है। ओहो, 150 भी पार कर ले बीजेपी तो ये आपके लिए आश्चर्य की बात होगी। वरिष्ठ पत्रकार दोनों मेरे साथ जुड़े हुए, हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, अब कई बार कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों पर टिप्पणी करने के बजाय एक छोटी सी मुस्कान उसका जवाब होती है। तो जो कुरैशी साहब कह रहे हैं उस पर सिर्फ हल्के से मुस्कुराया जा सकता है। 2 बातें इन्होंने कही, एक तो कह दिया है कि ओवैसी साहब पीएम बनेंगे, सबसे बढ़िया आदमी वही है, सबसे योग्य हैं, इस पे भी सिर्फ मुस्कुराया जा सकता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि 150 के अंदर भारतीय जनता पार्टी रह जाएगी, इस पे भी मुस्कुराया ही जा सकता है। जो भी देश में राजनीतिक वातावरण देख रहा है, जिस तरह के मुद्दे, जिस तरह का चुनाव हुआ है, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत, और उसको मैं बल्कि शब्द बदलता हूँ, प्रचंड बहुमत। अरे दानिश कुरैशी, रुक जाइए, आप ही की तमन्ना है, आप ही की तमन्ना है, हम भी मान गए, आप ही की तमन्ना, और तमन्ना आप ही की रहेगी, ये भी आप मान लीजिए। जो कह रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। हाँ, अरे आम लोगों की तमन्ना है, जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी की तमन्ना थी ना कि कितने मिनट या छोड़ दी बात हम बता देंगे, अपनी अपनी तमन्ना है। बात है। उसके बाद तो मोदी के लिए भी पूछा, तमन्ना है। ठीक है दानिश भाई, अब मैं मानूं और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी मान गए, आप ही है, नोबडी। ओके देखिए, मैं अभी चूंकि पिछले 4 दिनों से था और 57 सीटें आखिरी चरण की, इसमें 13 पंजाब और उत्तर प्रदेश, इसके अलावा बिहार, उड़ीसा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत क्रूशियल, क्योंकि क्या भारतीय जनता पार्टी जो अकाली के साथ वो प्रदर्शन करती थी उसको दोहरा पाएगी क्या? पहली बार की भारतीय जनता पार्टी अपने बूते लड़ रही, कम से कम 5 उसके ऐसे प्रत्याशी हैं जो सीआई में हैं। भले ही उसमें एक की पत्नी पंडित कौर हो, एक सिंह बिट्टू हो, एक सुशील हो, लेकिन तरनजीत सिंह संधू जैसा, जिनके दादाजी बड़े गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फिर है, यानी पंजाब जैसी, आपको लगता है पंजाब में कर पाएगी? नहीं, पर बेहतर है। कई बार आप सर पंजाब में आश्वासन, क्योंकि जो किसान कानून है, कानूनों को लेकर रोष आया, और उसके बावजूद आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग लड़ रहे हैं। तो 3 राष्ट्रीय पार्टियां और 1 क्षेत्रीय पार्टी अपनी मजबूती से लड़ रहे हैं। ऐसे में आप देखता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन पंजाब में करेगी, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अमित शाह ने काशी में डेरा जमाया, हुई सीटों पर समाजवादी पार्टी की बेहतरी थी, वहां भी अमित शाह ने अपनी स्थिति ठीक की। ओके, सतीश के सिंह साहब, पंजाब में कह रहे हैं, उनकी बातों से तो यही लगता है
कि भारत के किसी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी एक आध दो सीट ले, हो सकता है एक दो सीट जीत जाए, इससे ज्यादा की स्थिति नहीं बनती है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात देखिए, आप चुनाव नतीजों, अब क्यों हम लोग इस पोल वोल में लगे, हम तो कोई नंबर वंबर नहीं देंगे, नंबर वंबर तो देंगे ही नहीं। अगर जितना जनता पार्टी एक कोई मुद्दे पर कभी टिकी नहीं रही, इस चुनाव की एक खासियत है। खाली बात और ये बात का वो बतंगड़ इधर का उलट करना, ये करना, बड़ी जनता पार्टी 2400 घंटे 365 दिन सालों साल रहती है, कोई बात नहीं। लेकिन जो असली मुद्दे देश के सामने है कि जब हम रोड के किनारे नंगे बच्चों को और आधे, तो मेरे मन में एक ही सवाल आता है कि ये इस देश में चाहे सरकार मोदी सरकार का समस्या है, अवसर की मतलब अवेलेबिलिटी की समस्या है, अवसर समाज को इसके अलावे कुछ नहीं देखना चाहता कि भाई वो जो 2 जून की रोटी वाले भाई साहब कह रहे थे वो सही हुआ है कि S&P ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को पॉजिटिव, मूडी ने इसकी रेटिंग अभी भी वहां पर स्टेबल है। इन एजेंसियों की रेटिंग से निवेश में मददगार होता है ये जो रेटिंग का सिस्टम है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं विकराल समस्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये फिच को, मूडी को और S&P को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये लोग क्या वाकई ये संघ की पाठशाला अटेंड करने लग गए हैं क्या आजकल? नहीं, मुझे लगता है कि मैं चाह रहा हूँ वो फिच वाली रेटिंग, IMF वाली रेटिंग, फलाना वाली रेटिंग, उसकी रेटिंग होती है जिस रेटिंग को कभी भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती थी, यही भारतीय जनता पार्टी है। उस पर मत जाइए, ये ट्रेडिशनल बिजनेस की रेटिंग है। सतीश जी, जब आप ये बात बोल रहे हैं, जब कन्याकुमारी में वक्त बिताने वाले हैं, ये वो छोर है, मोदी 1 जून की शाम तक ये ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूद है। बहुत मैसेजेस जो हैं एक साथ देता है, और क्या मैसेज देता है मैंने आपको पहले बताया, जो दर्शक अभी मेरे साथ जुड़े हैं उन्हें फिर मैं बता देती हूं। यही जगह है जहां पर स्वामी विवेकानंद ने कभी ध्यान लगाकर एक तो पूरा भ्रमण किया और यहां से विकसित भारत का जो है वो सपना देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्लियर मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि यहीं से अब वो ये सबसे पहले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो न्यूज़ 18 इंडिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आश्चर्य होता है कि प्रधानमंत्री एक सभा में एक वृद्ध महिला हैं, उनके चरणों में वो नतमस्तक हो गए, तो कई लोगों ने कहा देश में सम्मान करना ये अगर नाटक का हिस्सा हो गया तो हमारे जो भारतीय संस्कार हैं उस पर तो आप क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि जनता जनार्दन होती है। अब विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में एक बात में स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे, उन्होंने इसको उन्होंने किया, और एक ऐसा केंद्र, एक जो रॉक मेमोरियल के नाम से जाना जाता है विवेकानंद केंद्र, हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में उस केंद्र की शाखाएं चलती हैं जो भी तो ध्यान करेंगे, ये भारत को उसकी संस्कृति विरासत से जोड़ता है, और जिसको बार बार हम कहते हैं लीडर। शाजिया इल्मी, विपक्ष का ये आरोप है कि इससे 7वें चरण के मतदान पर असर पड़ेगा। अरे मोदी जी जो कहेंगे करेंगे उससे असर पड़ेगा, क्योंकि लोगों का डायरेक्ट कनेक्ट है मोदी जी से, और ये बात वो समझ लें, जितनी जल्दी समझे। सतीश भाई साहब मेरी पहली जॉब जब जी में थी तो मेरे सीनियर थे और बहुत ही अजीज मेरे बड़े भाई हैं, और सतीश भाई ने यानी किस रेटिंग्स में आपको यकीन है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कोट कर रहे थे AIMM की जो भाई साहब बोल रहे थे कि इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि हमारे टैक्सेशन भी बढ़ा है और हमारी सरकार ने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। ये पहली बार हमारे देश में हुआ है। मनोज जी, बस आवास एक योजना सेकंड है जिसमें 12 करोड़ की लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहाँ आप देखेंगे स्वनिधि योजना हो, या फिर हमारे जितने भी पता चलेगा, तो एक रटा रटाया एक राग जो अलाप रहे हैं सालों साल से, उससे आपको निकलना पड़ेगा। और कोई नहीं कह रहा है सब बहुत बेहतर है, सब नहीं मुझे बोलने दीजिए, मुझे बहुत सबसे कम मौका मिला, मैंने सुनी सबकी बातें, तो सुनिए। सब लोगों को यकीन है कि अगर कुछ इंसान कुछ करेगा तो यही करेगा, सबसे ज्यादा विश्वसनीय, और लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भैया शाजिया जी, मैं इन दोनों बिंदु को आगे ले जा रही हूँ, ठीक है? अपने घर को डालेंगे, एक तो लोकप्रियता, एक विश्वसनीयता। मनोज काका, शाजिया इल्मी कह रही है कर दीजिए, कितनी लोकप्रियता की बात अलग होती है, विश्वसनीयता अलग होती है, ऐसा नहीं है कि दिक्कत। शाजिया इल्मी ये कह रही है। क्या मैं समझूंगा कि आप समता का भाव रखेंगी, और बहुत देर बाद मैं तो पब्लिक मीटिंग से आपके कार्यक्रम में आया, सबसे ज्यादा लोकप्रियता है
जिसको डॉक्टर लोहिया ने कहा कि 19वीं सदी का सबसे बेहतरीन, जबकि 1931 में जब गांधी बकिंगम हाउस गए तो किंग जॉर्ज ने कहा था वो व्यक्ति एक दुनिया तो उनको बोलने दीजिए। हाँ, मैंने ये बात कह दी है। बोलिए मनोज काका। और उस गांधी को भी अप्रासंगिक बताने का जो अक्षम्य अपराध नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पूरी दुनिया के ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज है कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार कहा नहीं दिया, उन्होंने अच्छे दिन कहा नहीं दिया, उन्होंने देश उत्तर प्रदेश में अभी आज भी एक बार बोल लेने दीजिए ना, उनको पूरी बात बोल लेने दीजिए। व्यभिचारियों का संग देने वाले। ठीक है, अब मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। भारत में सबसे बड़ी और फ्लैगशिप स्कीम जो है स्वच्छ भारत की, वो महात्मा गांधी जी को समर्पित है। ना सिर्फ ये, आपको याद है G20 के वक्त कैसे हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे विश्व भर के सबसे बड़े नेता कैसे महात्मा गांधी स्मारक में मौजूद थे। अगर किसी ने इज्जत दी है ना महात्मा गांधी जी को, तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। फिरोज गांधी नहीं है, फिरोज गांधी नहीं, इंदिरा गांधी नहीं। सुन लीजिए, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री इस बात को कर रहे थे। और आपको लगता नहीं है कि ये जो फिरोज गांधी ने जो जिस तरह से गांधी को पूरी तरह से एक तरह से कहते हैं, यतेंद्र कन्याकुमारी में मौजूद है, दानिश भाई के सिंह और हर्षवर्धन सिंह भी यहाँ पर मौजूद हैं। बातें कही हैं, 2 बात निकल के आई हैं। मैंने कहा 2 जून की रोटी की जो बात है वो सम्मानजनक की बात है कि आप ये जो 80 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, इसके बजाय लोग बात करते हैं। तो मेरा उनसे कहना ये है कि 20 लाख रुपए का सूट उन्होंने पहना, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल रेटिंग भी है, हो चुका है, उसके बावजूद भी अगर 125 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ आबादी, सुनिए 80 करोड़ आबादी अगर राशन पे निर्भर है, तो मुझे लगता है इंटरेस्ट मत करिए। शादिया जी आप बोल रही थी, मैं सुन रहा था। भाई साहब आपने बोल लिया अपनी बात, बार बार कहने नहीं बोला मैं। सुनिए भाई साहब, आप सुनिए, प्रधानमंत्री के आने से पहले जो बहुत बातें होती थी मनमोहन सिंह जी की, फ्रेजाइल 5 सबसे नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक था भारत। का सूट मिला भाई साहब, सुन लीजिए, आपको मिला, मुझे तो नहीं मिला। भाई साहब, आप 80 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, तो मतलब देश के प्रधानमंत्री पड़ेगा, आपको पड़ेगा, आपके ठोली मुझे तो नहीं मिला। रूबिका जी कौन सा 2014-15 15 लाख के सूट के परे ही नहीं पहुंच पाए। देखिए मुझे लगता है बिल्कुल, हम तो पूछेंगे किसी नेता के बड़े जो सुरक्षा की कार है उस पर चर्चा करने लगते हैं, जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास बनने जा रहा है चर्चा कह रही हूँ आपको, ईद बिल्कुल आपको पठानी सूट मिलेगा, पक्का मिलेगा। रुक तो जाइए, सुन लीजिए पहले हर्षवर्धन जी को। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आपके लिए सूट इतना महत्वपूर्ण हो गया है तो मैं जरूर सिलवा के भिजवा दूंगी आपको एक पठानी सूट। 20 लाख रुपए के सूट की कीमत की कोई वैल्यू नहीं है, क्या बात है रूबिका जी? बताइए हर्षवर्धन जी, क्या बात है? नहीं देखिए, उस पे मुझे लगता है कि बहुत स्पष्टता हो चुकी है। वो सूट कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं से नहीं बनवाया था, और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि वो कोई जिन सूट्स की बात होती है, कई बार तो मुझे लगता है कि उनके सूट पहनने के चक्कर में राहुल गांधी टी शर्ट में आ गए कि सूट बूट की सरकार उनके ऊपर चिपक जाता है, क्योंकि जिस परिवार में लगातार सूट की ही सरकार रही हो, सूट बूट की सरकार रही हो, का सूट था, 8000 के जहाज में चलते हैं, घर उनका प्रधानमंत्री का इतना महंगा बन रहा है। ये सरकार ने इतने हल्के स्तर पर जाकर टिप्पणी की जिस तरह से नरेंद्र के लिए कह रहे थे, लेकिन ये मुद्दे पर टिक कौन पाया असल में? मुझे तो ना बीजेपी टिकते हुए दिखी है और ना विपक्ष। वो 4 जून को पता लगेगा कहां पर, न्यूज़ 18 इंडिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।